पश्चिम एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और खासतौर पर अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान के खिलाफ शुरू हुए युद्ध को 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। इस संघर्ष ने न केवल क्षेत्रीय स्थिरता को झकझोर रखा है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन पर भी गहरा असर डाला है। दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता का माहौल है, तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है और व्यापारिक गतिविधियों पर दबाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरी उथल पुथल के बीच एक देश ऐसा भी है जो इस संकट को सिर्फ चुनौती के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में देख रहा है, और इस देश का नाम है चीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार इस युद्ध का असर चीन पर जरूर पड़ने वाला है, लेकिन उसकी प्रतिस्पर्धियों और पड़ोसी देशों की तुलना में यह असर काफी कम होगा। यही वजह है कि चीन खुद को इस वैश्विक अस्थिरता के बीच स्थिरता और निश्चितता के प्रतीक के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में इस समय सबसे ज्यादा दबाव है और इसकी सबसे बड़ी वजह है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जैसे अहम समुद्री मार्गों पर बढ़ता खतरा। ये जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अपने कच्चे तेल का 70% से अधिक हिस्सा इसी रास्ते से मंगाते हैं। इसके विपरीत चीन के इस मार्ग पर निर्भरता अपेक्षाकृत कम, करीब 1/3 है। यही कारण है कि आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने की स्थिति में चीन पर तत्काल दबाव अपेक्षाकृत कम पड़ता है। अब सिर्फ यही नहीं, चीन ने अपने ऊर्जा स्रोतों में भी विविधता ला रखी है। उसके कुल ऊर्जा उपयोग में कोयला, परमाणु ऊर्जा और तेजी से बढ़ती नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रेन्यूएबल्स की बड़ी हिस्सेदारी है। ये मिश्रण उसे एक तरह का ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करता है जो अन्य देशों के पास उतना मजबूत नहीं। अब अगर स्थिति और बिगड़ती है और आपूर्ति श्रृंखला गंभीर रूप से प्रभावित होती है तो भी चीन के पास लगभग 4 महीने का रणनीतिक समुद्री तेल भंडार मौजूद है। ये भंडार खासतौर पर आपात स्थिति के लिए रखा गया है। सरकार इसे बेहद सावधानी से इस्तेमाल करना चाहती है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि चीन पूरी तरह अछूता रहा है। 23 मार्च को देश में पेट्रोल की कीमतों में करीब 13% की बढ़ोतरी की गई, जो ये दिखाता है कि वैश्विक संकट का असर वहां भी महसूस किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुछ अर्थशास्त्री इसे चीन के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देख रहे हैं। पिछले 41 महीनों से चीन डिफ्लेशन यानी कीमतों में लगातार गिरावट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में कच्चे माल की बढ़ती कीमतें इस नकारात्मक चक्र को तोड़ने में मदद कर सकती हैं। ऊर्जा महंगी होने का सीधा असर वैश्विक उपभोग यानी कंजप्शन पर पड़ता है। जब तेल और गैस की कीमतें बढ़ती हैं तो आम लोगों की कंपनियों में अपने खर्चे में कटौती करने शुरू कर देती है। इसका असर उन देशों पर ज्यादा पड़ता है जो निर्यात पर निर्भर है, और चीन उनमें सबसे आगे है। पिछले साल चीन ने $1.2 ट्रिलियन का रिकॉर्ड व्यापार अधिशेष दर्ज किया था, जो उसकी आर्थिक वृद्धि का एक बड़ा आधार था। लेकिन अगर वैश्विक मांग कमजोर पड़ती है तो चीनी कारखानों और निर्यातकों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। फिर भी हर संकट अपने साथ कुछ नए अवसर भी लेकर आता है, और चीन के लिए ये अवसर उसके तथाकथित न्यू 3 सेक्टर्स में छिपे हैं। ये 3 सेक्टर हैं ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन, लिथियम आयन बैटरियां और सोलर सेल। ये तीनों क्षेत्रों की वैश्विक उत्पादन क्षमता में चीन की हिस्सेदारी 70% से ज्यादा है। अब जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, दुनिया भर के देश वैकल्पिक ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी की ओर तेजी से बढ़ेंगे। इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा क्योंकि वो पहले से ही इन क्षेत्रों में अग्रणी है। अब एक और दिलचस्प पहलू यहाँ सामने आया। अब ये पहलू ये है कि यूरोप के कई देश हाल ही में चीनी उत्पादों पर कड़े आयात प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन युद्ध और ऊर्जा संकट के कारण उनका ध्यान फिलहाल इन मुद्दों से हटा हुआ है। इससे चीन को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राहत भी मिल सकती है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह सकारात्मक भी नहीं है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो चीन के सामने अपने आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने की बड़ी चुनौती बन जाएगी। 2026 के लिए चीन ने 4.5% से 5% के बीच विकास दर का लक्ष्य रखा है, जो 1991 के बाद सबसे कम है। यह लक्ष्य ही बताता है कि सरकार पहले से ही आर्थिक सुस्ती को लेकर सतर्क है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बड़े पैमाने पर कर्ज लेकर दिए जाने वाले स्टिमुलस पैकेज को लेकर काफी सख्त रुख रखते हैं। उनका मानना है ऐसे पैकेज अर्थव्यवस्था की कमजोरी को छिपाते हैं और व्यवसायों व उपभोक्ताओं को सरकारी सहायता पर निर्भर बना देते हैं। वे चाहते हैं कंपनियां और लोग खुद अपनी आर्थिक स्थिति को संभालें, लेकिन अगर निर्यात में गिरावट आती है तो देश का प्रॉपर्टी बाजार जो पहले से ही सुस्त पड़ा है उबर नहीं पाता, तो सरकार के पास ज्यादा विकल्प नहीं बचेंगे। ऐसी स्थिति में चीन को ब्याज दरों में कटौती करनी पड़ सकती है और सार्वजनिक खर्च बढ़ाना पड़ सकता है, यानी जिस स्टिमुलस से वो बचना चाहते हैं वही उसका सहारा बन सकता है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में चीन को अपनी घरेलू मांग यानी कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाने पर जोर देना होगा। अब तक
चीन की अर्थव्यवस्था काफी हद तक निर्यात पर निर्भर रही है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में ये मॉडल जोखिम भरा साबित हो सकता है। अगर चीन अपने नागरिकों की खरीद क्षमता बढ़ाने में सफल होता है तो वह एक अधिक संतुलित और टिकाऊ आर्थिक ढांचा बना सकता है। ये बदलाव सिर्फ चीन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर चीन के लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो इसका फायदा वैश्विक व्यापार को भी मिलेगा और आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी। इस पूरे परिदृश्य में एक दिलचस्प विडंबना भी छिपी है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां, चाहे वे टैरिफ हो या ईरान को लेकर आक्रामक रुख का उद्देश्य चीन पर दबाव बनाना था, लेकिन मौजूदा हालात ये संकेत दे रहे हैं कि इन्हीं नीतियों और युद्ध के कारण वैश्विक बाजार अस्थिर हो गए, जबकि चीन इस स्थिति का उपयोग अपने आर्थिक ढांचे को मजबूत और संतुलित बनाने के लिए कर सकता है। यानी जिस चीन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, वही इस संकट में खुद को और अधिक सक्षम बनाकर उभर सकता है। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया का यह संघर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन चीन के लिए ये जोखिम और अवसर दोनों का मिश्रण है। ऊर्जा सुरक्षा, ग्रीन टेक्नोलॉजी में बढ़त और रणनीतिक तैयारियां उसे इस संकट में अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में रखती हैं। वहीं निर्यात पर दबाव और घरेलू मांग की कमजोरी उसके लिए चिंता का विषय भी बने हुए हैं। आने वाले महीनों में ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि चीन इस जटिल परिस्थिति को किस तरह संभालता है। क्या सिर्फ वो संकट से बच निकलता है या इसे अपने दीर्घकालिक आर्थिक बदलाव के अवसर के रूप में देख सकता है और उसे बदल सकता है। ताकि आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।